नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले की, जहां पर एक पत्नी को 50,000 गुजारा भत्ता देने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ अब गुजारा भत्ता में महंगाई के आधार पर हर साल 5% की वृद्धि की जाएगी। यानी कि ये जो वृद्धि वाली चीज़ है ये सभी पे लागू होती है। यानी कि आप लोगों को भी, जिनको भी अभी तक गुजारा भत्ता मिल रहा था, जो भी लोग अभी तक दे रहे थे गुजारा भत्ता, अब उन लोगों को अपने गुजारा भत्ता देने में 5% की वृद्धि करनी होगी। और देन उसके बाद पैसा देखना होगा महंगाई के आधार पर। जैसे गवर्नमेंट जॉब में डीए बढ़ता है वैसे ही अब यहाँ पर एलिमनी में आपको 5% बढ़ा करके अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो वही गुजारा भत्ता नहीं रह सकता है, बढ़ोतरी करके आपको देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया और ये सभी के लिए लैंडमार्क डिसीजन एक तरीके का माना जा रहा है। तो चलिए इसी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डाइवोर्स वाइफ टू गेट 50,000 पर मंथ, सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन न्यू एलिमनी रूल। अब ये न्यू एलिमनी रूल क्या हो जाता है? न्यू एलिमनी रूल ये है कि आपको हर 2 साल में 50% की वृद्धि करनी होगी, आप जिसको जिसको भी गुजारा भत्ता दे रहे हो। तो अच्छी बात यह है कि 2 साल में है, 1 साल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा लेकिन अविवाहित महिलाओं को दिए जाने वाले गुजारा भत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने राखी साधु खान बनाम राजा साधु खान मामले में महिला को 50,000 मासिक भत्ता देने का आदेश जारी किया। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला कि इस तरीके के जो भी मामले हैं, जितने भी एलिमनी केसेस पूरे भारत में चल रहे थे, अब सभी लोगों को हर 2 साल में एलिमनी 5% बढ़ा करके महिलाओं को देनी पड़ेगी। इस पर आप लोगों का क्या कहना है, मुझे ये जरूर बताइए, आपकी राय क्या हो जाती है कि ये जो सरकार ने बोला है कि हर 2 साल में 5% वृद्धि करके आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। और ये बोला गया है महंगाई को देकर के कि जैसे कि महंगाई बढ़ रही है और आप जो पैसे दे रहे हो तो शायद उससे उसका गुजारा नहीं चल पा रहा हो, या फिर उसके बच्चे को फ्यूचर में फीस ऐसे रिलेटेड दिक्कत आ रही हो, इसलिए बोला गया है। लेकिन क्या पता उस बंदे की, जो वो दे रहा हो, उसकी 2 साल में जॉब मतलब सैलरी ना बढ़ी हो या कोई उसको दिक्कत आई हो, तो उन केसेस में क्या हो सकता है, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है, राइट। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। मामला क्या था पहले ये समझेंगे। जो राखी साधु खान थी और वैसे राजा रानी थे दोनों लोग, तो राखी साधु खान और राजा साधु खान की जो शादी थी वो 1997 में हुई थी। 1997 का मामला है। 1998 में उनका एक बेटा होता है और 2008 में दोनों के बीच में तलाक की जो अर्जी की कानूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। शुरुआत में राखी को अस्थायी भत्ते के रूप में 8,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे थे, जिसे 2016 में 20,000 कर दिया गया बढ़ा करके। 2023 में एक सुनवाई के दौरान पति राजा कोर्ट उपस्थित नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने भत्ता 75,000 तक अस्थायी रूप से बढ़ा दिया। तो जब ये बात आई थी, पैसे नहीं दे रहे थे बीच में, तो कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई गई, बुलाया गया, लेकिन ये आए नहीं, तो कोर्ट ने 75,000 कर दिया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। पति की दलीलें और कोर्ट की प्रक्रिया क्या थी, चलो ये समझे। राजा साधु खान ने तर्क दिया कि उनकी आमदनी सीमित है और दूसरी शादी और माता पिता की जिम्मेदारियां उनके पास हैं, उनको उसका भी भरण पोषण करना होगा। कोर्ट ने बोला ये भाई यहाँ नहीं चलेगा, इसको बोल करके उन्होंने खारिज कर दिया कि हमें मतलब नहीं है कि भैया तुम्हारी आमदनी सीमित है या फिर तुमने दूसरी शादी में कितना पैसा खर्च किया है। हमने आपको बोला था कि इस महिला को आपको 8,000 रुपए प्रतिमाह देने हैं, वो तो आप निकाल के दे ही सकते हो ना। उनका भी एक बेटा है जिसको उसे आगे लेकर के जाना है, उसकी पढ़ाई लिखाई करवानी है, तो ये सारी दिक्कतें हैं। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दूसरी शादी या पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्व पत्नी के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको कम नहीं कर सकती, आपको वो अपने कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। महिलाओं के अधिकारों की पुनः पुष्टि। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं ने दोबारा शादी नहीं करी है, सबसे बड़ी बात है, अगर वो दोबारा शादी कर लेती तो आपको ये नहीं देना पड़ता, तो उसने दोबारा शादी नहीं करी है और अकेली रह रही है। ऐसे में वे शादीशुदा जीवन के दौरान की जीवन शैली को बनाए रखने की पूरी तरीके से हकदार हो जाती है और आपको यहाँ पर पैसे देने होंगे। महंगाई, सामाजिक स्थिति, रहन सहन के स्तर को ध्यान में रखते हुए 50,000 मासिक गुजारा भत्ता पर्याप्त और न्याय संगत बाद में माना गया और अब 50,000 रुपए उस महिला को दिए जा रहे हैं मासिक। फ्लैट और स्वामित्व पर भी फैसला। राखी ने कोर्ट से फ्लैट को अपने नाम ट्रांसफर करने की मांग की थी, ताकि कोर्ट कचहरी के बार बार के खर्च को वो उनसे सहन कर सके, राहत मिल सके, ताकि वो वहीं पर रह सके जहां पर वो थी। तो एक फ्लैट उनके पति का उनको देने की बात कही जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग स्वीकार करते हुए पति को आदेश दिया कि वो फ्लैट का होम लोन चुका करके ओनरशिप पूर्व पत्नी के पहले तो नाम कर दे, यानी कि उसको एक फ्लैट भी मिल गया। मैं समझ पा रही हूँ किस तरीके से आप लोगों के मन में जो द्वंद्व है वो उत्पन्न हो रहे होंगे। आप लोगों के मन में लग रहा होगा साला शादी ही नहीं करनी है मुझे, राइट, इस तरीके के थॉट्स आ रहे होंगे।
बट ये सारे केसेस में लागू नहीं होता है। जैसे मैं बताया कि हर जो पैमाने वैसे नहीं होते। अभी हमने केस देखा शिलोंग वाला, जिसका सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, आज रिक्रिएट करेगी पूरी वहाँ की जो सरकार है कि कैसे कैसे ये काम हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक और न्यूज़ देखी कि हमें अभी तक जो न्यूज़ मिल रही थी वो शादी के बाद मारने वाली मिल रही थी। आज मैंने एक यूपी की न्यूज़ देखी जहाँ पे शादी के पहले ही दूल्हे को मरवा दिया। एक दिन पहले, मानी कि एक दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को शादी के एक दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के मरवा दिया। यानी कि अब खतरा पहले भी है। या आप लोग रिश्ता तय ही मत करो भाई, पूछो जाके पहले। सबसे सिंपल इसका जो मुझे लगता है कि सोल्यूशन है वो यही कि जब आप लड़की देखने जाते हो तो उस दौरान बिना इतना उसको कंफर्टेबल करके और बिना किसी प्रेशर के उससे पूछो, भैया तुम्हारा मन है शादी करने का या नहीं है। नहीं है तो हम मना करके आएंगे, लेकिन जबरदस्ती शादी मत करना तुम, क्योंकि लड़कियां ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको परिवार, समाज और पति सब चाहिए। मतलब उनको बॉयफ्रेंड भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए। तीनों चीजें एक साथ वैसे भी किसी को कभी नहीं मिली है। कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है आपको, राइट। और अगर आप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें तो क्या पता कि आप ही ना मिलने वाली चीज में आ जाएं। तो इसलिए सबसे पहले बोल दो भैया हम ना बोल देंगे अपने घर में, लेकिन तुम हमें बताओ कि एक्चुअल बात क्या है। क्योंकि अभी रिश्ता तय होने के बाद भी ये पहला मर्डर केस आया है ऐसा जिसमें शादी तय हुई, उसके बाद लड़की ने उसको मरवा दिया, शादी के पहले ही मरवा दिया। एंड दिस इज वेरी हॉरिबल, लिटरली हॉरिबल। अभी तक हमें केसेस मिलते थे कि बाद में मर्डर हुआ, अब तो पहले ही हो गया भैया, सोच समझ के शादी करना। खैर आते हैं बाद में। यहाँ पर क्या बोला गया है, भविष्य में अन्य कोर्ट्स के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है पति की वर्तमान आय ही नहीं बल्कि पूरे आय स्रोतों का लेखा जोखा निकाला जाए। ये बोला गया है कि अभी तक जितने भी पति थे वो ये कह देते थे कि भैया मेरी वर्तमान आय में अभी ये है, उनका बैंक बैलेंस, उनकी क्या चीजें, कहाँ से सोर्सेस आ रहे, ये सब कुछ नहीं पता होता था। तो बोला गया सारा पहले लेखा जोखा निकालो, जिन पे ऐसे ऐसे केसेस है उनकी आमदनी कितनी पहले पता कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मोस्टली ऐसा होता था कि पति ये कह के नहीं देते थे गुजारा भत्ता कि मेरी आमदनी नहीं है। और मैं ट्रस्ट मी यार, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एलिमनी नहीं मिलती है, लोगों को पैसा नहीं देते हैं, वहां साइड से बंद हो जाता है। बहुत आप देखो जो आपके इस तरीके एलिमनी वाले केसेस होते हैं उसमें 20% ही या 10% ही ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं एलिमनी, वो आपकी बंद हो जाती है 2, 3, 4, 5, 1 साल बाद, कोई नहीं देता है पैसा। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं एलिमनी, क्योंकि आप हाई प्रोफाइल केसेस देख रहे हो, आप क्रिकेटर्स का डाइवोर्स देख रहे हो, आप जो एक्टर एक्ट्रेसेस है उनका डाइवोर्स देख रहे हो। उनको मत देखो, रियल ये जो चीजें उन्हें आप देखिए कि जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई है। तो जमीनी स्तर पर ये सच्चाई है कि सारी जगहों पर एलिमनी नहीं दी जाती है, ये सच है। बाकी आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप मुझे बता सकते हो। शादी के दौरान दोनों का जीवन स्तर क्या था, ये तय करने का अहम मापदंड बनाया जाए कि दोनों किस जीवन स्तर पर रह रहे थे। पत्नी की भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। एलिमनी रूल्स इन इंडिया की बात करते हैं। एलिमनी होता क्या है, देखो एलिमनी वह वित्तीय सहायता है जो तलाक के बाद पति पत्नी आमतौर पर अपने पूर्व जीवन साथी से, जो पत्नी होती है वो अपने पूर्व जीवन साथी यानी जो उसका पहले पति होता है उससे डिमांड करती है ताकि उसका जीवन सुरक्षित रह सके। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सीआरपीसी सेक्शन 125 और अन्य धर्म आधारित वैवाहिक कानूनों के तहत ये संचालित होता है। एलिमनी के प्रकार की बात करते हैं तो परमानेंट एलिमनी क्या होती है, तलाक के अंतिम निर्णय के बाद एक मुश्त या फिर आपकी राशि दे दी जाए। अस्थायी एलिमनी तलाक की कार्रवाई के दौरान खर्च चलाने के लिए जो आपकी रकम दी जा रही है वो होती है। एक होती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है पति पत्नी और बच्चों के लिए मासिक खर्चा दिया जाए, जो आपकी सीआरपीसी 125 के तहत दी जाती है। तो ये वाला जो मासिक खर्चा वाला होता है ना, ये बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, राइट। एलिमनी की पात्रता की बात करते हैं। एक पत्नी एलिमनी की पात्रता तब होगी जब उसका कोई स्वतंत्र आय स्रोत नहीं होगा, वो बीमार, अशक्त या वृद्ध है, अपने घर परिवार संभालने के लिए नौकरी या करियर छोड़ दी है उसने, तलाक के कारण उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, तब मिलेगा। पति भी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है यदि वे आर्थिक रूप से उसके ऊपर निर्भर है, जैसे कि बीमार है, बेरोजगार है या फिर विकलांग है, तो पतियों को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी ही ले सकती है, गुजारा भत्ता पति भी ले सकता है अपनी बीवी से, अगर वो बीमार है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, बेरोजगार है पूरी तरीके से, या फिर वो विकलांग है। तो आप लोग ये ट्रिक आजमा सकते हो, बेरोजगार वाली अपना सकते हो, राइट। लेकिन दिक्कत है कि बेरोजगार से कोई शादी नहीं करना चाहता इन इंडिया, है ना, ये समस्या है। चलिए इस पर भी एक वीडियो बनता है। आगे आते हैं, एलिमनी निर्धारण के मापदंड की बात करते हैं। पति और पत्नी की आय और संपत्ति,
ये देखा जाएगा कि पति पत्नी दोनों की आय और संपत्ति कितनी हो जाती है, उस अकॉर्डिंग तय किया जाएगा कि कितना गुजारा भत्ता में देना है। विवाह की अवधि, कितने साल उनकी शादी चली है, जीवन शैली और सामाजिक स्थिति क्या हो जाती है ये देखा जाएगा। उम्र और स्वास्थ्य देखा जाएगा। बच्चों की कस्टडी और खर्चा देखा जाएगा, किसके पास है बच्चों की कस्टडी। पुनर्विवाह किया है उसने या नहीं किया है, किस पक्ष की गलती है, एडल्ट्री का मामला हो जाता है, क्रुएल्टी का मामला हो जाता है, उस हिसाब से देखा जाएगा। गुजारा भत्ता से संबंधित प्रमुख कानून इन इंडिया क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम की बात करते हैं 1955, धारा है आपकी 24। तलाक की प्रक्रिया के दौरान अंतरिम भत्ता दिया जाएगा और 25 कहता है तलाक के पश्चात स्थायी परमानेंट एलिमनी दी जाएगी। विशेष विवाह अधिनियम 1954 कहता है कि धारा 37 अंतर धार्मिक विवाहों में तलाक के बाद गुजारा भत्ता का प्रावधान है, देना पड़ेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की बात करते हैं, धारा 144 उस पति या पत्नी को भरण पोषण देने का प्रावधान है जो स्वास्थ्य भरण पोषण करने में असमर्थ हो, जो स्वयं भरण पोषण नहीं कर पा रही है अपना। ये CRPC की धारा 125 का नया स्वरूप हो जाता है। CRPC सेक्शन 125 पति पत्नी माता पिता के लिए भरण पोषण का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पत्नी को रहने की जगह आर्थिक सहायता और सुरक्षा देना पड़ेगा। हाल की न्यायिक प्रवृत्तियां सुने तो कोर्ट ने बार बार दोहराया है कि भत्ता निर्धारण में पति की पूरी आमदनी का आकलन हो, सिर्फ वेतन नहीं, पूरी उसकी आमदनी क्या है, होलसम देखा जाए, किराया कितना आ रहा है उसका घर का, अगर कोई वो सोर्स है, अदर उसके इनकम सोर्सेस क्या है, वो सारे सोर्स आपके काउंट किए जाएंगे। महंगाई, महिला की जरूरतें और रहन सहन के स्तर को महत्व दिया जाए, महंगाई के ध्यान में रख करके हर 2 साल में भत्ते में संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए कि हर 2 साल में 5% भत्ता बढ़े। दोबारा शादी होने पर गुजारा भत्ता समाप्त किया जा सकता है यदि पत्नी ने की है तो। पुनर्विवाह गुजारा भत्ता पत्नी के पुनर्विवाह पर समाप्त हो जाएगा। पति के पुनर्विवाह किया है तो एलिमनी घटाने का जो अधिकार है वो नहीं बना सकता है, वो कि हमने पुनर्विवाह किया और आप पैसा घटा दो, तो वो पति के पास अधिकार नहीं है। पति और पत्नी की मृत्यु, भत्ते की देनदारी खत्म हो जाती है अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का केस, सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 बोला है, 2 साल में 5% की वृद्धि है और जीवन शैली को ध्यान में रख करके आपको ये काम करना है। लास्ट में क्वेश्चन है BNSS 2023 में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान किस धारा में है, 125, 144, 37 एंड 24। ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय हो जाती है जरूर मुझे बताइएगा। एंड अगेन थैंक्स।